नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं। जैसे इस वक्त हम एक स्टूडियो में मौजूद हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां पुलिस और गांव वालों के बीच जमकर संघर्ष हुआ है। पुलिस का दावा है कि गांव वालों ने उन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और जाम खुलाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि गांव वालों ने जाम हटाने की बजाय उन पर ही पथराव कर दिया और इस पत्थरबाजी की चपेट में पुलिस की गाड़ियां आ गई। वहां से गुजर रही कई और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई। इस पथराव में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए हैं और ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां लोग सड़कों पर उतर आए थे और ट्रैफिक जाम कर दिया था। जब पुलिस वाले उन्हें हटाने के लिए पहुंचे तो पुलिस बल पर ही जमकर पथराव किया गया। कई पुलिस वाले इसमें घायल हो गए हैं। पानी की समस्या को लेकर लोग सड़क पर आए थे। और यहाँ पर गुप्त तेवर था सबका, और उसमें नियंत्रित करने के उद्देश्य से जैसा आप बता रहे हैं संभवतः कुछ ऐसा हुआ है, इसको देखा जाएगा क्या मामला था। और पथराव किया गया पब्लिक के द्वारा, जिसपे गाड़ियों की स्थिति उपस्थित हैं जो सरकारी गाड़ियाँ हैं। पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है और पानी की व्यवस्था को जनता की समस्या को देखते हुए सुचारू रूप से संचालित करा दिया गया। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजीत, ये बड़ी अजीब स्थिति भी है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर कहलाते हैं, कोरोना काल में घर परिवार को छोड़कर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे पुलिस वालों को ही लोगों ने निशाना बना लिया है। आखिर ये नौबत क्यों आई? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, ये जो फिरोजाबाद का जो टप्पल का इलाका, जो फिरोजाबाद का इलाका है टुंडला का, वहाँ बरौली एक गांव है जहां पर पानी की टंकी लगी थी, और पहाड़पुर दो गांव हैं। दोनों गांवों के बीच का ये आपस का विवाद है और पानी की सप्लाई को लेकर पहाड़पुर के और बरौली के लोगों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद बरौली के लोगों ने पाइपलाइन को तोड़ दिया। उनका ये कहना था कि हमारे गांव से पानी भी जाता और हमसे अकड़ते भी हो, जिसके बाद पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं हुई जिन्होंने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया था। 3 दिन तक पहाड़पुर गांव में पानी नहीं गया, जिसको लेकर नाराज ग्रामीण आज टुंडला हाईवे पर बैठ गए और उन्होंने जाम लगा दिया। जब पुलिस पहुंची तो आक्रोशित हो उठे और बातचीत के दौरान ही जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई और पुलिस वालों पर हमलावर हो गए। इस हमले के दौरान प्रशांत, जो नगला के पुलिस चौकी है इंचार्ज हैं, इसके अलावा 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जिलाधिकारी एसएसपी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जाम को खुलवा दिया, उन्हें शांत कराया। लेकिन अब थोड़ी देर में ही मुकदमा दर्ज करने जा रही है पुलिस। प्रशांत, मुकदमा 2 लोगों पर दर्ज किया जाएगा। एक तो उन लोगों पर जिन्होंने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया था, बरौली गांव के लोगों ने, और पहाड़पुर का पानी रोका था। दूसरा, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस जो लगातार लोगों के लिए काम करती है, उन पर हमलावर हुए। एक मुकदमा ये लिखा जाएगा, यानी 2 एफआईआर पुलिस अब से थोड़ी देर बाद दर्ज करेगी। लेकिन जो तस्वीरें आई वो काफी हैरान करने वाली थी कि पुलिस पर हमला किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, पथराव जमकर किया गया और काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हालांकि पुलिस का ये दावा है, प्रशासन का ये दावा है कि उन्होंने अधिकारियों से बात कर ली है और बात करने के बाद लोगों को शांत करा दिया गया है। लेकिन अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। थाने में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने पहले पाइपलाइन को, पानी की टंकी जो बरौली गांव में लगी हुई है जिसको क्षतिग्रस्त किया था, वो कौन से लोग थे। और दूसरी एफआईआर वो होगी जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। तो अब से थोड़ी देर बाद ये दोनों एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होगा। प्रशांत, अजीत, क्या इसमें ये भी बात देखी जा रही है कि क्या साजिशन, ये सारा घटनाक्रम तो नहीं हुआ, कहीं पाइपलाइन तोड़ लेना, उसके बाद ट्रैफिक जाम करना और पुलिस के साथ ये टकराव, क्या किसी साजिश के एंगल से भी इस पूरे मामले की तफ्तीश करना चाहेगी पुलिस? देखिए, जो एसएसपी फिरोजाबाद है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 2 गांवों के बीच की लड़ाई है और पानी को लेकर लड़ाई हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसके पीछे क्या पुरानी चुनावी रंजिश हो सकती है, क्योंकि दोनों गांव एक ही आसपास से जुड़े हुए हैं, बहुत कम दूरी का अंतर है। पाइपलाइन चूंकि बरौली गांव में है और पानी पहाड़पुर में जाता था, तो उस बात को लेकर विवाद हुआ और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर गई। तो पुलिस उस दोनों एंगल की जांच करेगी, क्या साजिशन ऐसा किया गया
पाइपलाइन को तोड़ी गई और उसके बाद फिर कोई किसी ने भड़काया और उसके बाद गांव वाले सड़क पर आ गए। तो क्या इसके इन दोनों घटनाओं के पीछे दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग ग्रुप है? इन सब की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा जैसे ही FIR दर्ज होगी। प्रशांत। बिल्कुल, और अब इस पर मामले भी दर्ज होंगे, 2 मामले पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी। और एक बड़ी खबर, देश भर में सेरो सर्वे करवाया जाएगा। इस बात की बेहद अहम जानकारी आ रही है। 28,000 सैंपल इसके लिए देश भर में अब लिए जाएंगे। 14,000 बच्चों के ये सैंपल लिए जाने हैं ताकि आगे 6 साल और इसके ऊपर के उम्र के बीच बच्चे इसमें शामिल होंगे। जून से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये सर्वे करवाया जाएगा। सेरो सर्वे ग्रामीण इलाकों पर इसका जोर होगा। खासतौर पर ICMR ने देश में सेरो सर्वे करवाने का ये फैसला किया हुआ है और कोरोना को लेकर के ये सर्वे पूरे देश भर में करवाया जाना है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सर्वे होगा और 28,000 सैंपल देश भर के लिए जाएंगे। 14,000 बच्चों के ये सैंपल लिए जाने हैं। 6 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों का ये सैंपल लिया जाना है जून में, और ये एक बड़ा अभियान भी होगा पूरे देश भर में। चौथी बार ये सर्वे जून में शुरू होने जा रहा है। 28,000 सैंपल इसके तहत लिए जाएंगे। खास बात यह है कि 14,000 बच्चों के ये सैंपल। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या और बताया गया है इस सर्वे के बारे में विस्तार से? प्रशांत, क्योंकि इससे पहले भी ये देश भर में सेरो सर्वे है। हालांकि राज्य अपने स्तर पर सेरो सर्वे तो करवाते हैं और तो राज्य में कितने लोगों में संक्रमण पहुंचा और कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी और कहां तक संक्रमण का स्तर कितना है, वो तमाम चीजें जानने के लिए राज्य अपने स्तर पर करवाते हैं। लेकिन ये देशव्यापी सेरो सर्वे है कि देश में कराया जाएगा, जिसमें 28,000 सैंपल ली जाएंगे। इस बार का जो सेरो सर्वे है, जिसमें कहा गया है कि जो थर्ड वेव होगी कोरोना की, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर सफाई भी दी गई है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसमें तीसरी वेव में, तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर ज्यादा खतरा है। लेकिन सरकार अपनी पूरी तैयारी रख रही है, क्योंकि कई स्तर पर और कई जगहों से इस तरीके की खबरें आई थी। कई बार बयान भी आए थे कि बच्चों के लिए हो सकता है कि खतरा हो। तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने इस आशंका को नकारा नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार को जो सेरो सर्वे होगा वो ग्रामीण इलाकों पर फोकस होगा, वो बच्चों के ऊपर फोकस होगा और 6 साल और 6 साल के ऊपर के। तो राज्यों में पहले ऐसा होता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब ये सर्वे। उधर देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बीते कुछ दिनों से मामले लगातार कम जरूर हुए हैं, हालात सुधरने भी लगे हैं, लेकिन सुधार के इस दौर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो डराती है। कोरोना से बचने के लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है, वो कोरोना कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और तमाम नियमों का कड़ाई से पालन करें। लेकिन आज हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 राज्यों के 2 शहरों की ये तस्वीरें हैं जो न सिर्फ डराती है बल्कि लोगों की सोच और समझ पर भी सवाल खड़े करती है। पहली तस्वीर तो जयपुर की है, जहां एक काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटी और शहर के एक बड़े हिस्से से होकर यह गुजरती रही। शहर के बीचों बीच से जिन गलियों से भी ये गुजरी, साथ में कई और लोग हो लिए। इस दौरान कोरोना नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई गई। खास बात यह कि ये उसी काजी का जनाजा जो लोगों से आखिरी सांस तक ये अपील करता रहा कि कोरोना नियमों का आप पालन करें, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनके आखिरी अल्फाज का भी ख्याल उनकी आखिरी यात्रा में नहीं रखा गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां लॉकडाउन के बीच जुटी भीड़ को समझाने पहुंची पुलिस की टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। कोरोना के खतरे के बीच ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती है कि क्या कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, प्रशासन और पुलिस महकमे की है? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कोरोना नियमों का पालन करें और अपने साथ दूसरों को भी इस महामारी से बचाएं? ये तस्वीर लोगों की सोच और समझ पर सवाल खड़े करती है। कई राज्यों में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाहियां बढ़ते ही चली जा रही है। कोरोना काल में जयपुर से ये डराने वाली तस्वीर सामने आई जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक काजी के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। कोरोना के खतरे के बीच ये तस्वीरें डराने वाली हैं और ये हालात तब हैं जयपुर में जब वहां लगातार कोरोना के मामले सामने आते चले जा रहे हैं और इसीलिए कोरोना कर्फ्यू जयपुर में लगाया गया है। लेकिन काजी के जनाजे में लोगों की हजारों की तादाद में भीड़ जुटी। यह तस्वीर 31 मई की है,
जब काजी की मौत के बाद उनका जनाजा निकला तो जयपुर में पुलिस की मौजूदगी में ही लॉकडाउन के नियम तोड़ दिए गए। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि काजी की मौत के बाद अंतिम यात्रा में विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। जिन गलियों से ये अंतिम यात्रा निकली, गलियों से और लोग साथ होते रहे। पुलिस वालों के रहते शहर की कई सड़कों से होकर गुजरी। खास बात यह कि शहर के बीचों बीच के इलाके से यह जनाजा हजारों की तादाद में हुजूम साथ होता रहा। कुछ इलाके में तो भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि सड़क पर पैर रखने तक को जगह नहीं थी और तस्वीरें उसकी गवाही भी दे रही है। भीड़ में शामिल लोगों ने ना तो कोरोना के खतरे का सोचा और ना ही शहर में लागू लॉकडाउन का। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, भीड़ में शामिल तमाम लोग बगैर मास्क के ही यहां निकल पड़े थे। लेकिन इस दौरान पुलिस वालों ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं। इसके बावजूद लोग अनसुनी करते हुए एक के बाद एक जुड़ते चले गए और हजारों की तादाद में लोग शामिल हो गए। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना है। लेकिन खास बात यह है कि जहां कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा था, लॉकडाउन तोड़ा जा रहा था, इस भीड़ में जनाजे में अंतिम यात्रा में 2 विधायक भी शामिल हो गए और भीड़ जुटाने का आरोप इन पर लगा। एक विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक परिवार को समझाने के बावजूद भीड़ जुट गई, लेकिन अब दोषियों पर कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। हमने परिवार वालों को समझाइश कर दी थी और अन्य प्लेटफॉर्म से जैसे सोशल मीडिया है, CLG है, सबको बताया था कि जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके अनुरूप ही जनाजे निकाले जाएंगे। इसके बावजूद भी भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है और भीड़ का शक्ल में वो लोग वहाँ चले गए, तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई करेंगे। कोशिश की काफ़ी लोगों को रोका, उसके बावजूद भी पुलिस के रोकने के पश्चात भी कई लोग जनाजा वार्ड बने, जिस पर जो क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं उनके साथ अन्य लोगों के इसमें महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जिसकी अग्रिम जांच CID से कर रही है। MLA रफीक खान भी इसमें शामिल हुए थे और हमने उनसे ये सवाल किया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि लोगों को समझाएं और ऐसा करने से रोकें। उन्होंने जवाब भी फिर हमें दिया है। इस पे भी चिंतन करेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो शख्सियत थी जिनसे हम अपील कराते थे, बिल्कुल, जो खुद अपील करते थे और खुद रुक जाते थे, लोगों को मना करते थे। बिल्कुल, तो लोग जिनकी मानते थे, लोगों के इमोशंस जो जिसकी एक आवाज में लोग रुक जाते थे, उस आदमी के प्रति इमोशंस थे लोगों के, और लोग घरों से निकल के इस उसमें आ गए कि एक कंधा दे के चले जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि वहां से लोग चले, जब वो रास्ते में गए तो रास्ते में भी लोग मिल गए। मैं आगे अकेला गाड़ी लेके गया, वहां से मैं निकल गया पहले, और मैं आगे जहां दफन करना था वहां तक जब मैं गया तो रास्ते में भी लोग बाग थे। बिल्कुल, मैंने रास्ते में भी लोगों को गाड़ी से उतर के समझाया कि भी अपने को भीड़ नहीं करनी है। अब इस मामले में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत सरकार पर सीधे तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मंत्री के पिताजी के जनाजे में लोग इकट्ठे हों और दूसरी तरफ सुंदरकांड का पाठ करने वाले किसी पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कल जो दृश्य जयपुर की सड़कों पर दिखा, हिदायत है 20 लोगों की, लेकिन 15,000 लोग जिसमें शरीक थे। तो मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और सरकार के देखने का नजरिया जब तुष्टीकरण का होगा तो इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन स्वाभाविक था। राजस्थान के गृह मंत्री में अभी भी गैरत है, तो राजस्थान की जनता की जान बचाने के लिए इसकी अनुपालना सुनिश्चित करे। उधर महाराष्ट्र में कोरोना नियम तोड़ने पर बीजेपी विधायक समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। इसमें विधायक के रिश्तेदार भी शामिल हैं। दरअसल पुणे से लगा हुआ इलाका पिंपरी चिंचवड़ का, यहां से बीजेपी विधायक पर बेटी की शादी से पहले ही रस्म अदायगी के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक विधायक ने बैंड वालों को बुलवाया और रस्म अदायगी के दौरान नियमों को ताक पर रख दिया गया। भीड़ बड़ी तादाद में यहां मौजूद थी और अपने रिश्तेदारों के साथ रस्म अदायगी करते रहे और अब इन पर मामला भी दर्ज हुआ है।
लापरवाही की कुछ और तस्वीरें कुछ और राज्यों से भी सामने आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस की टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो पुलिस से मारपीट की और आरोप है कि लोगों ने पुलिस से उनके हथियार छीनने की भी कोशिश की है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हमलावरों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद भी कुछ दुकानें खुली थी और उन्हें बंद करवाने के लिए पुलिस वाले वहां पहुंचे। तो कुछ लोगों ने पुलिस को घेर लिया, उनसे भिड़ गए, मारपीट करने लगे। रिजर्व पुलिस को बुलाया गया तो मारपीट उनके साथ भी शुरू हुई, हथियार तक छीनने की कोशिश हुई। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए वहां एक डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पिस्तौल से हवाई फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि पिस्तौल के साथ डांस करने वाला ये जिला परिषद का संभावित प्रत्याशी है। आयोजन के दौरान खुलेआम नियमों को ताक पर रखा गया, सरेआम कानून तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में फायरिंग का भी वीडियो सामने आया है और इसके बाद पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 30 मई को शादी के दौरान फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अपनी शादी की खुशी में दुल्हन जयमाल से पहले ही हवा में गोली चलाती दिखाई दी। पहले वो करीबों के साथ मंच तक पहुंची और इसके बाद दूल्हे ने जैसे उनका बायां हाथ पकड़ा तो दाएं हाथ में थामी बंदूक हवा में लहराते हुए फायरिंग करने लगी दुल्हन। पुलिस के मुताबिक अपने चाचा के रिवॉल्वर से दुल्हन ने ये फायरिंग की है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई अब शुरू कर दी। कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने के बाद कई राज्यों ने लॉकडाउन में राहत देनी शुरू कर दी है और ऐसा देश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला है। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां बीएमसी ने कोरोना कर्फ्यू में राहत दी है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां 600 से कम एक्टिव केस वाले 64 जिलों में लॉकडाउन में राहत दी गई। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां कुछ शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई है। चौथी तस्वीर है राजस्थान की, जहां 2 जून से लॉकडाउन में राहत देने का फैसला सरकार ने किया। और 5वीं तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां कम एक्टिव केस वाले 18 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई। उत्तर प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई और आज से प्रदेश के 5 दिन तक के अब दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने के आदेश दिए गए। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों के आने की इजाजत है। निजी दफ्तरों को भी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रदेश में सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुली रहेगी, जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाज़त होगी। स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे और उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोगों के ही जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और क्लब, शॉपिंग मॉल ये बंद ही रहेंगे। जिन शहरों में कोरोना के 600 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई छूट उन जिलों में नहीं मिली। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस वाले 11 जिलों में फिलहाल किसी तरह की कोई रियायत नहीं। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज से 64 जिलों में लॉकडाउन से राहत दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। बाराबंकी जिले में भी पाबंदियों में ढील दी गई है, जिसके बाद वहां के बाजार पहले की तरह खुल गए। लॉकडाउन में ढील तो मिली, लेकिन कोरोना नियमों का पालन जरूरी बताया गया। बावजूद इसके कई लोग बगैर मास्क से ही घरों से बाहर निकल गए और अजीबोगरीब बहानेबाजी भी करते रहे। उत्तर प्रदेश में 61 जिलों में अनलॉक हो गया है। आप मास्क नहीं लगाए हैं, सुनिए। क्यों नहीं लगाए मास्क? लगाना चाहिए ना। अरे हाथ में लिए हैं महाराज जी। आप भी मास्क नहीं लगाए हैं। इधर घूमिए हमारी तरफ, इधर 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 इधर। अरे हम लगा लेंगे ना अभी। इधर घूमिए तो लोग घूम गए। हाँ, मास्क लगाना चाहिए ना। अभी कोविड गया नहीं, कोरोना गया नहीं है। बस अभी हम वहाँ अभी मतलब बैंक से निकले हैं ना, इसीलिए तो हाथ लगाइए, अभी खतरा गया नहीं है।
तो देखिए अभी भी यूपी के 61 जिलों में छूट दी गई है सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं कि हम बैंक गए थे, हम अभी लगा लेंगे। बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें हैं वो बताते हैं कि हम गए थे, लेकिन बहुत लोग अनुपालन इसका नहीं कर रहे हैं। और जबकि सरकार ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इन सब का प्रयोग करना, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छूट का मतलब लापरवाही नहीं है, लिहाजा आपको सावधान रहना होगा, तभी सुरक्षित रहेंगे। जब लोगों को टोका जाता है तो वो अजीब बहाने बनाते हैं। अगर राहत दी जा रही है तो लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन लोग लापरवाही बरतकर खुद अपनी अपने परिजनों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, जो समाज के लिए एक बड़ा नुकसान है। ये बात लोगों को खुद अब समझनी होगी। उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो प्रयागराज की है, जहां छूट के बाद लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली। तो दूसरी तस्वीर बाराबंकी की है, जहां लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कई लोग बगैर मास्क के ही घरों से बाहर निकल आए। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं और साथ ही साथ मनोज शर्मा मध्य प्रदेश में किस तरह के ताज़ा हालात हैं वो बताने के लिए। लेकिन अजीत, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें तो ज़्यादातर लोग लगता ये है कि अगर उन्हें राहत मिली तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बाहर निकल पड़े हैं बेपरवाही से। क्या उन्हें ये भी नहीं पता कि कोरोना उनके लिए, अपने परिवार वालों के लिए खतरनाक हो सकता है? आपने तो कई लोगों को रोका भी, किस तरह की दलीलें हैं? देखिए बिल्कुल प्रशांत, उनकी दलीलें बिल्कुल अजीबोगरीब है। कोई कहता बैंक जा रहे हैं, कोई कहता अभी लगा लेंगे, कोई कहता जेब में रखे हुए हैं। अभी भी वो खतरे को समझ नहीं रहे हैं। सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू में इसीलिए छूट दी है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। देखिए अगर हमारे दाहिने तरफ देखें तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए यहाँ खड़े, मास्क गले में लगाए हैं लेकिन चेहरा नहीं ढकेंगे। कैमरे को देखकर अभी भी देखिए पूरा मास्क इन्होंने ढका नहीं है। मास्क लगा लीजिए। तो ये तस्वीरें हैं। आप लापरवाही खुद बरत रहे हो और इसका नतीजा ये है कि सारे लोग भुगतेंगे। आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट इसलिए नहीं दी गई है कि आप मास्क ना लगाएं, और मास्क आपको लगाना होगा क्योंकि सुरक्षित रहना, सावधान रहना। देखिए इधर 2 लोग चले आ रहे हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी मसाला खाए, मास्क मसाला खाए थे इसलिए हटा दिए। तो अभी भी तो खा नहीं रहे, मुंह तो बंद है। तो आप भी नहीं लगाए? अरे तो मसाला खाए नहीं। मसाला खाना जरूरी है कि मास्क लगाना? तो देखिए प्रशांत, ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मसाला खाए हैं, कोई कह रहा गुटखा खाए हैं, कोई कह रहा बैंक गए हैं। ये जब तक इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये सुधरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन लॉकडाउन या आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट का मतलब लापरवाही नहीं है। आप घर से निकलिए, सावधान रहिए। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ता है। आपको छूट दी गई इतने दिनों बाद, तो जो लोग दुकानदार हैं वो तो उसका पालन करते दिख रहे हैं, लेकिन सड़क पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाना ही नहीं चाहते। घरों से निकल लेंगे, उनको लगता है कि सब कुछ अब हमारे मन मुताबिक हो रहा है। तो अगर बाराबंकी की सड़कों पर देखें तो चहल पहल तो आपको दिखाई देगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको मास्क नहीं लगा के दिखाएंगे। अगर 5 बाइक वाले जा रहे हैं तो उसमें से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। तो ये तस्वीरें बिल्कुल चौंकाने वाली है और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करे। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए चालान भी है मास्क न लगाने पर। पहली बार, अगर आप दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 का चालान है। फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं है। प्रशांत, अजीबोगरीब बहाने हैं। लोगों से पूछा जा रहा है तो कहते हैं मुंह में मसाला है इसलिए उन्होंने मास्क नहीं लगाया। अगर मसाला की चिंता करेंगे तो गले में ताला लगेगा, लेकिन प्रदेशों में ताला लगाने की नौबत आ गई। अब जहां केसेस कम हुए हैं, अनलॉक शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश भी उन्हीं में से एक है। अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुई है। आज से प्रदेश में राशन, दूध, सब्जी और कॉलोनियों की जो दुकानें उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 4 से ज्यादा लोग ना जाएं, ये बात भी सख्त तौर पर कह दी गई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। जरूरी सेवाओं के दफ्तरों को छोड़कर दूसरे सरकारी दफ्तरों में 100% अधिकारी और 50% कर्मचारियों की ही मौजूदगी की इजाजत है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही जाने की परमिशन है। ऑटो में 2 और निजी कार में 3 लोगों को सफर करने की इजाजत दी गई है। मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर 6 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, कई रियायतें भी दी गई है और वो इसलिए कि लोगों को कुछ राहत महसूस हो सके, लेकिन क्या इस बात को संजीदगी से लोग ले रहे हैं? बाकायदा कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं?
प्रशांत, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं मतलब बाज़ार में ही आपको दिखाता हूँ कि लोग कितना जागे। 50 दिन बाद जब बाज़ार खुला तो 50 दिन बाद जब एक शख्स अपने घर से निकला तो कैसे निकला, देखिए ऐसे निकला। कहाँ है आपका मास्क? तो गायब है। तो रखना ज़रूरी है मास्क ना। जी हाँ जी, मास्क जेब में रखना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं पहनना जरूरी है। तो फिर आप पहने क्यों नहीं थे? अभी गलती गुटखा आ रहा था इसलिए। अच्छा अब आप ये बताइए, आपने ना पहने थे, ये कोई गलती थी आपकी? नहीं थी। भाई मेरी गलती थी ना। हाँ? मेरी तो क्या कहेंगे आप? हमारे सामने देख के बताइए कि लोगों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं हाँ? नहीं पहनी। तो आप तो कर रहे थे। जी सर, मेरी गलती है। देखिए अपनी गलती मान रहे हैं। मैं दुकानदार से पूछूंगा, जब आपके पास ये आए तो आप ऐसे लोगों को सामान देने से मना करते? मना कर दिया करूँगा, बगैर उसका सामान नहीं देना चाहिए बिल्कुल। मैंने खुद ही मना कर दिया, है ही नहीं सामान उसको। ये देखिए दुकानदार ने सीधे तौर पे कह दिया कि चूंकि आप मास्क नहीं पहने हुए हैं और आपको इसलिए हम सामान नहीं दे सकते, और वो चले गए। उन्होंने अपनी गलती का भी एहसास किया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाकायदा मास्क पहनते हैं, घर से बाहर निकले हैं तो पूरी तरह से मास्क लगा के बाहर निकले हुए हैं। जब ऐसे लोग आते हैं जो मास्क नहीं पहनते और दुकान पे सामान मांगते हैं, एक मास्क और रख लेंगे जिससे मास्क लगा उसके बाद सामान देंगे। अच्छा मतलब आप अपने ग्राहकों को मास्क भी देंगे और क्या, मास्क देंगे ना तब माल देंगे उनको। तो ये प्रशांत, दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार ने भी सीधे तौर पर कहा है कि हमने कोरोना कर्फ्यू खत्म नहीं किया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 12वीं की परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर के इस बैठक में फैसला हो सकता है। बैठक में तमाम उन विकल्पों पर भी चर्चा की जाएगी जो संभावित हैं। ये तब बेहद अहम है जब शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब हो गई है और एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। लेकिन 12वीं की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, खुद प्रधानमंत्री आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर बेहद अहम बैठक करने वाले हैं और सारे विकल्पों पर आज इसमें गौर भी किया जाएगा। सभी राज्यों और एजुकेशन बोर्ड से बातचीत हुई है और इसकी जानकारी भी पीएम को दी जाएगी कि राज्यों ने क्या चाहा है। ज्यादातर राज्य इस पक्ष में हैं कि नियमों के साथ 12वीं की परीक्षा करवाई जाए, सिवाय दिल्ली के जिन्होंने ऐतराज जताया है। लेकिन आज उम्मीद ये की जा रही थी कि क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चला गया है, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पर अपना पक्ष रखें। आज शिक्षा मंत्री की भी तबीयत खराब हो गई थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री को खुद अब बैठक करना पड़ रहा है, यानी बेहद अहम मसला, क्या उम्मीद इस बैठक से की जाएगी? बिल्कुल, 12वीं के बाद बच्चों का भविष्य काफी कुछ दांव पर रहता है, चाहे आईटी का मामला हो, चाहे मेडिकल का मामला हो, इंजीनियरिंग का मामला हो। बच्चों को इसके बाद उन सब कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा जिम्मा अपने सर पे ले लिया और शाम को एक अहम बैठक करेंगे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बना था उसके पास तमाम राज्यों की रिपोर्ट आ गई है। अब प्रधानमंत्री इसकी बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले 24 घंटे या चंद घंटों में हो सकता है कि 12th के एग्जाम के कुछ शेड्यूल सीबीएसई को या फिर जो 12वीं की परीक्षा के बोर्ड के एग्जाम के जो अंतिम फैसला लिया जा रहा है वो जल्दी ही सीबीएसई सामने लेकर आ जाए। ये मसला क्योंकि कोर्ट में भी है और सरकार ने 2 दिन का वक्त मांग लिया था। कोर्ट ने भी कहा है कि अब अंतिम फैसला करके आए, क्या प्रारूप होगा, क्या आप परीक्षा करवाना चाहती हैं या नहीं, तमाम विषयों के साथ में। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री बीमार हो गए तो क्या प्रधानमंत्री ने इसकी गंभीरता को समझा है कि अब इस पर फैसला लेना ही होगा और फैसला लेकर ही वो कोर्ट में जाएंगे, जिसकी सूचना भी वहां वो दी जाएगी और आज की इस बैठक में वो फैसला हो भी सकता है? अमिताभ, बिल्कुल, ये फैसला देखिए, प्रधानमंत्री ने जब कमान अपने हाथ में ली और प्रधानमंत्री खुद तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया था उसके साथ प्रधानमंत्री आज जब चर्चा करेंगे तो जाहिर तौर पर जो भी निचोड़ कर सामने आया है नतीजा, निष्कर्ष तमाम राज्यों से बात करने के बाद उन पर चर्चा होगी। तो जाहिर है जो अंतिम चर्चा होगी उसको लेकर आने वाले 24 घंटों में या फिर आने वाले 1-2 दिनों में इस पर कुछ ना कुछ वो बोर्ड को लेकर कुछ ना कुछ फैसला और ऐलान संभव है। अमिताभ, ये भी अटकलें लगाई जा रही थी, ये बात भी मानी जा रही थी कि अगर शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब हो जाती है तो अनाउंसमेंट कौन करेगा कि आखिर क्या फैसला होता है 12वीं की परीक्षा को लेकर। इसलिए जो 2 दिन बाद कोर्ट में उन्हें कहना है, कल अपनी बात कहनी थी, 2 दिन का वक्त कोर्ट ने दिया था, तो ये भी कहा जा रहा था, माना जा रहा था, उम्मीद ये थी कि सरकार कुछ वक्त ले सकती है अपना फैसला लेने में। लेकिन जो प्रधानमंत्री आज बैठक कर रहे हैं, क्या अब ये माना जाए कि सरकार वक्त नहीं लेगी, जो कुछ होगा फैसला लेंगे प्रधानमंत्री तमाम विकल्पों पर गौर करते हुए और आज हो सकता है? बिल्कुल प्रशांत, अब फैसला लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब अगर अभी फैसला लेंगे तब जुलाई में परीक्षाएं शुरू हो पाएंगी, प्रश्न पत्र सेट करने हैं,
परीक्षाओं की तारीखें देनी है, अब उनके एग्जाम सेंटर्स तय करने हैं, कोरोना के मापदंड, सोशल डिस्टेंसिंग के जितने नॉर्म्स हैं वो तय करने हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो तय करने हैं और तमाम चीजों के साथ, तमाम आइडियाज के साथ ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे। और मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं जो सर्वोच्च अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके बाद अंतिम फैसला होने में कोई संशय गुंजाइश नहीं रह जाती। और बहुत उम्मीद ये की जा रही थी कि परीक्षाएं तो होंगी, क्योंकि ज्यादातर राज्यों की ओर से कुछ ऐसी ही राय भी आई थी जब मशविरा उनसे किया गया था कि आप अपनी राय दें। सवाए दिल्ली के ज्यादातर लोग चाहते थे कि नियमों के साथ ये परीक्षा हो जाए। क्या इसी ओर जाता हुआ ये फैसला दिखाई भी देगा कि परीक्षा तो होगी, लेकिन कैसे, वो यही बैठक में तय होगा? बिल्कुल, वो देखिए, वो सारी चीजें ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट में तय हो चुकी होंगी और प्रधानमंत्री उस पर अंतिम राय रखेंगे और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी अपनी रखेगा कि तमाम राज्यों की राय ऐसी है। क्योंकि तभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा था कि 99% राज्यों की राय एकमत है कि बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए। कई राज्यों ने यह भी कहा था कि उनमें ज्यादातर का मत ये था कि इन्हें एग्जाम के पीरियड को कट शॉर्ट करना चाहिए, यानी जो 1.5 महीने एग्जाम चल रहे हैं उनको कट शॉर्ट करें, जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी संख्या कम की जाए। ऐसे कई सुझाव आए थे राज्यों के, जिस पर जिसमें यूनानिमिटी थी। अब उन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी और कोशिश यही रहेगी कि इसका जो टाइम स्पैन है प्रशांत, वो थोड़ा कम रखा जाए। लेकिन अंतिम फैसला आज की बैठक के बाद इतना तय है कि अंतिम फैसला कुछ न कुछ निकल कर आएगा और बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ न कुछ तारीखों का ऐलान करके कुछ उनके लिए राहत की सौगात ये सरकार लेकर आएगी। बिल्कुल, तो ये बेहद अहम खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहम बैठक कर रहे हैं 12वीं की परीक्षा को लेकर। और मसला कोरोना से क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो कई जगह कोरोना मरीजों की तादाद में कमी भी आ रही है और मुंबई में इस तरह की स्थिति को देखते हुए बीएमसी ने एक लंबे वक्त से चल रही सख्ती पर कुछ ढील देने का फैसला किया है और आज से ही दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे हफ्ते अब जरूरी सेवाओं वाली दुकानें सुबह 7 बजे से दिन में 2 बजे तक खुली रहेंगी। ये दुकानें ऑड इवन तरीके से खुलेंगी, यानी एक दिन सड़क के दाईं ओर की दुकानें तो दूसरे दिन बाईं ओर की दुकानें खुलेंगी। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही खुलने की इजाजत होगी। बीएमसी ने दुकानदारों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और भीड़ न जुटाने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। ब्रेक द चेन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कई दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी है। बीएमसी ने भी व्यापारियों को ध्यान में रखकर दुकान खोलने की परमिशन दी है। ऑड एंड इवन फॉर्मूला को अपनाया जाएगा मुंबई में। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आखिरकार व्यापारी लोग को कंफ्यूज है कि कौन सी दुकान किस दिन खोलनी है, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस समय हम मुंबई के मलाड वेस्ट मार्केट में खड़े हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मेरे दोनों साइड दुकानें खुली हुई हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी दुकानें खुली हुई हैं, राइट हैंड साइड भी दुकानें खुली हुई हैं। इसमें व्यापारी कंफ्यूज हैं कि आखिरकार जो बीएमसी की गाइडलाइन है ऑड एंड इवन वाली, उसको किस तरह से फॉलो की जाए और कब दुकान खोली जाए। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं। सर, जो बीएमसी ने बोला कि ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकान खुलनी चाहिए, तो कंफ्यूजन को लेकर क्या बात है? यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाजू पहले खुलेगा कि वो बाजू पहले खुलेगा। ये बोलते हैं एक बाजू, वो फिर मैडम आके और डंडे मारती है। इसका मतलब क्या? या तो फिर एक बाजू या तो फिर दोनों बाजू खोलो एक बार, नहीं तो फिर दोनों बाजू बंद रहने दो। सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। तो भी अभी जो बीएमसी ने बोला है ऑड एंड इवन, तो इसको लेकर आप लोगों ने बीएमसी से अप्रोच किया कि दुकान खोलनी कब है आपको? आपका दुकान टर्न खोलने कब है? हम हमारी मर्जी से ही खोला है। बोले आज ये बाजू का टाइम है, कल वो बाजू का टाइम है, ऐसा बोलते हैं। क्लियरिटी कुछ नहीं है। क्लियरिटी कुछ भी नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन तो बहुत होगा। बहुत कंफ्यूजन है। खोले नहीं खोले, खोले तो वो मैडम आती है बंद करो, पुलिस वाले। तो इस हिसाब से हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। क्लैरिटी दी है कि आपकी दुकान कब खुलेगी, किस दिन बंद रहेगी, ऑड एंड इवन कैसे फॉलो करेंगे? अभी कोई आया नहीं बोलने के लिए। बोलने के लिए नहीं आया कि कौन सी दुकान खोलनी है, ये पता नहीं है अभी कोई कुछ नहीं किया। लेकिन बीएमसी तो बोलेगी, बोलेगा नहीं तो 2 से 7 बजे तक खोलने देंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 2 से 7 तक बोले टाइम। 2 से 7 खुला है, लेकिन ऑड एंड इवन मंगलवार को ये खुले रहेंगे। डिक्लेयर नहीं हुए, फाइनल अभी तक किया नहीं है। नहीं खोलेंगे तो कहाँ से बिल कहाँ से भरेंगे, लोन कहाँ से भरेंगे, लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, टेलीफोन बिल कहाँ से भरेंगे, घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे। ये हाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, लेकिन राजधानी दिल्ली पर गौर करें तो दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।
31 मई से हालांकि पूरे दिल्ली में फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है, कंस्ट्रक्शन में काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी बताया गया। इसके अलावा बाकी चीजों के लिए किसी तरह की कोई ढील दिल्ली में नहीं दी गई है। शहर में लागू लॉकडाउन को ठीक ढंग से करवाने के लिए दिल्ली पुलिस भी सख्ती बरत रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में घरों से बाहर निकले लोगों से पूछा जा रहा है किन कामों से आप बाहर निकलें। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है कि कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। यहां तक कि बसों को रोक करके भी उनके अंदर देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है या नहीं। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उस बाबत दिल्ली पुलिस हर जगहों पर इस तरीके से बैरिकेटिंग करके लगातार चेकिंग कर रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जवान किस तरीके से बैरिकेटिंग पर खड़ा है और जो प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों को रोककर यहाँ पर चेक किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है, उनके पास मूवमेंट पास है या नहीं है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्राइवेट नंबर की कार को यहाँ पर रोका गया है और इनसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, मूवमेंट पास है या नहीं। कहाँ जाना है आपको? वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन के लिए जाना है। वैक्सीनेशन के लिए जाना है और ये इस बाबत दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि इनका अपॉइंटमेंट है आज का और इस वजह से जो है इन्हें यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की चेकिंग जो है केवल यहाँ पर साउथ एक्स पे ही नहीं हो रही है बल्कि साउथ एक्स के अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से चेकिंग हो रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ियों की मूवमेंट कम है, लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ आ रही है, कमर्शियल गाड़ियों को यहाँ पर चेक नहीं किया जा रहा है। जो गाइडलाइन इन्हें दी गई है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। देखिए एक और गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है, इनसे मूवमेंट पास के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने बता दिया कि इनके पास मूवमेंट पास है और उसके बाद इन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ इस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान जो हैं वो चेक कर रहे हैं, केवल साउथ एक्स में ही नहीं बल्कि साउथ एक्स के अलावा जितने भी अलग अलग इलाकों में, साउथ दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों में, चाहे वो चिराग दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली, तमाम जगहों पर इस तरीके से बैरिकेटिंग करके यहाँ पर चेकिंग की जा रही है ताकि लोग जो हैं अनलॉक का की जो नियम है उस नियम की प्रक्रिया का पालन करें। दिल्ली पुलिस जो है वो बसों को भी रुकवा कर चेक कर रही है कि इन बसों में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं डीटीसी बस का जो जवान है वो देखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कर रहे हैं? पूरे तरीके से कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग। अगर पैसेंजर एक्स्ट्रा होता है तो आप क्या करते हैं? नहीं लेते, उतार देते हैं आप। एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेते हम लोग। एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो डीटीसी बस के अंदर भी जाकर चेक कर रहे हैं और यानी जो अनलॉक की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हर कोई पालन कर रहा है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रही है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हरियाणा से। हरियाणा के फतेहाबाद में उस वक्त हंगामा हो गया जब शहर के एक चौक पर किसानों ने जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली की गाड़ी को घेर लिया। हालात तब और बिगड़ गए जब विधायक देवेंद्र बबली भी किसानों के साथ उलझ गए। इस दौरान विधायक और किसानों के बीच जमकर बहस हुई। हंगामा बढ़ा तो किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहां मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से हालात को जैसे तैसे काबू किया है। व्यवस्था को दुरुस्त कैसे करना है प्रदेश में सरकार की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की डिप्टी सीएम दूसरे की ड्यूटी है। सर जो पीछे था इसकी जान नहीं, इसको लगे 60 टक्के नहीं, मेरे को लगे उसकी गाड़ी डाल दे तो पीछे से आके टक्कर मार रहे हैं, पीछे शीशे तोड़ रहे हैं। समझाने का तरीका में एक गली में दोनों आमो सामने दोनों की गाड़ियां आ गई। किसान विरोध करेंगे, विरोध ये हमारा हक है और हमने चैलेंज किया हुआ है कि विरोध करेंगे इनका। तो जो है नारे लगा करके हमारे जो किसान योद्धे थे वो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो देवेंद्र बबली ने गाड़ी से बाहर आकर के गालियां निकाली है। एक विधायक को अपनी मर्यादा ही नहीं पता कि एक विधायक की मर्यादा क्या होती है। विरोध करना हमारा हक है, संविधान ने दिया हुआ है, कोई देवेंद्र बबली ने नहीं दिया। आज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, ये जब विधायक को ही किसानों ने घेर लिया, बहस की नौबत आ गई, पथराव की भी खबरें आ रही है, क्या ताजा स्थिति, आखिर ये नौबत क्यों आई?
किसानों की तरफ से ये पहले ही आह्वान किया गया है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके चलते भाजपा और जसपा के नेताओं का विरोध करने की बात की जा रही थी। तो आज देवेंद्र बबली अपने विधानसभा क्षेत्र टोहाना में पहुंचे थे, वहां पर किसानों ने इनका विरोध शुरू कर दिया और उसके बाद स्थिति यहां तक हो गई कि विधायक के मुंह से गालियां तक निकल गई। उसके बाद किसान काफी गुस्से में थे। इसके बाद जब देवेंद्र बबली दूसरे कार्यक्रम के लिए पहुंचे तो वहां भी किसान पहुंच गए और वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई और किसानों ने देवेंद्र बबली की गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया। पुलिस ने उनको वापस हटाया और इस दौरान किसी ने देवेंद्र बबली की गाड़ी के पीछे वाला शीशा भी तोड़ दिया। उस पे विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से डंडा मार के और शीशा तोड़ा गया और उसमें उस शीशा तोड़ने के दौरान उनके पीए को भी चोट आई है और वो उनको अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और इस पर देवेंद्र बबली ने भी यही कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की है। तो फिलहाल पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से देवेंद्र बबली जो जसपा के विधायक हैं उन्होंने जो गालियां दी उसकी वजह से किसानों में काफी ज्यादा रोष था। हालांकि विरोध तो किसान जसपा और भाजपा के विधायक और नेताओं का कर ही रहे हैं और उसी के मद्देनजर आज ये विरोध करने के लिए पहुंचे थे। विधायक का भी घेराव किया गया। लेकिन दीपक, ये तो वो यथास्थिति हुई जो आपने बयां किया कि आखिर यहां हुआ क्या था, लेकिन बात अब इसके बाद की है। पुलिस प्रशासन क्या मान रहा है, किसकी गलती थी, किसने गलत किया और क्या कार्रवाई किस पर कर सकती है? जी देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच आपसी कुछ हल्की फुल्की झड़प भी हुई है और अभी फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस का तो यही कहना है कि इस मामले की जांच करेंगे कि कौन लोग दोषी हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधायक की गाड़ी के पर तोड़फोड़ की गई है और उनका शीशा तोड़ा गया है और एक विधायक के साथ रहने वाला एक कर्मचारी भी घायल हुआ है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होगी। और देखना यही है कि क्या किसी के इशारे पर ये हुआ है या आवेश में आकर किसानों ने किया है, तो ये जांच का विषय है और पुलिस जांच के बाद ही अगली कार्रवाई करेगी। जेजेपी विधायक का घेराव, उसके बाद हंगामा, तू तू मैं और यहां तक कि फिर पथराव भी हो गया।